तो बेटा कुछ एग्जांपल्स की और बात करते हैं बेसिसिटी के ऑर्डर में। एग्जांपल नंबर 7 को अगर हम देखें, इनफैक्ट मैंने एग्जांपल नंबर 7 का ऑर्डर लिख दिया है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर थोड़ी सी ट्रिक आप देखोगे। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ग्वानिडीन। ग्वानिडीन कैसे याद रखोगे, डबल बॉन्ड NH के साथ ऊपर नीचे NH2 कर देना। ग्वानिडीन आपको बताया था इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजेनियस बेस। क्यों? क्योंकि ये प्लस एम करेगा, ये प्लस एम करेगा, ये भी प्लस एम करेगा। अगर प्लस एम करेगा, मैंने सिखाया है इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो इस एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटे, इंक्रीज कर जाएगी। इस एन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ग्वानिडीन इज दिस स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजेनियस बेस। अब उसके बाद यहां देखो, इसका नाम है पिप्रिडीन। पिप्रिडीन और पिरिडीन को अगर नोटिस करो तो ना तो इसके लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, ना तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन अब यहां पर पिप्रिडीन को हमने पहले किया और पिरिडीन को बाद में किया। पिरिडीन को बाद में किया, पिरिडीन, दिस इज पिरिडीन एंड दिस इज पिप्रिडीन। पिप्रिडीन पहले किया, करेक्ट। और ये ग्वानिडीन है। हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आएगा बेटे, sp3, और पिरिडीन में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, sp2। तो माइनस आई किसका ज्यादा, sp2 का ज्यादा है, sp3 का कम है। एनिलीन, एनिलीन का लोन पेयर देखो क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो 1 2 3 4 में आप नोटिस करेंगे तो ग्वानिडीन का तो सबसे टॉप पे कर दिया और एनिलीन का एकदम लास्ट में कर दिया। अब देखो आगे, देखो आगे आप बच्चों के पास है एमाइड और पायरॉल। एमाइड और पायरॉल सेकंड लास्ट में जा रहा है क्योंकि एन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा ऑक्सीजन पर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसलिए एमाइड को आपने बाद में किया। अब लास्ट वाला है पायरॉल। पायरॉल में नोटिस करो तो इसका लोन पेयर, इसको बोलते हैं, पहले इसको लिख लो, इसको बोलेंगे एमाइड और इसको बोलेंगे पायरॉल। तो इसका जो लोन पेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, मतलब अगर ये लोन पेयर इनके पास नहीं होगा तो इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगी, तो किसी भी H+ को अपना लोन पेयर देना नहीं चाहेगा। द पायरॉल इज द लीस्ट बेसिक कर देना। तो कैसे याद रखोगे, सबसे पहले ग्वानिडीन, फिर उसके बाद पिप्रिडीन, फिर पिरिडीन, ग्वानिडीन, पिप्रिडीन, पिरिडीन, उसके बाद एनिलीन में रेजोनेंस हो रहा है एमाइड और पायरॉल। एमाइड में बढ़िया रेजोनेंस मिलेगा, 2 ही RS मिलेगा। एमाइड के अगर RS की बात करें तो कितने RS मिलेंगे, आपको सिखाया है 2 RS मिलेंगे, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्योंकि नेगेटिव चार्ज O पर जाएगा। ठीक है भाई। अब आप तो बच्चे हो और बच्चे हर चीज भूलते हैं, तो ना भूलने के लिए हम लोग भी कुछ सोचते रहते हैं कि बच्चों को क्या बताया जाए। तो देखो स्टार्टिंग के जो है ना, इन सब का नाम लड़कियों के नाम से मिलता है। जैसे लड़कियों का नाम क्या होता है, सीता, गीता, रीता, होता कि नहीं होता है। और हमारे संस्कार में क्या है, लेडीज फर्स्ट, होता कि नहीं होता है। कोई भी काम होता है तो हम क्या कहते हैं, लेडीज फर्स्ट। तो लेडीज फर्स्ट याद रखना। देखो इन सब का नाम फीमेल से स्टार्ट हो रहा है, क्या, ग्वानिडीन, पिप्रिडीन, पिरिडीन, एनिलीन। रट डालो भाई, 4 लोगों को रटना है, ग्वानिडीन, पिप्रिडीन, पिरिडीन, एनिलीन। और जो बॉयज हैं, बॉयज को सबसे बाद में, लेडीज फर्स्ट, तो जेंट्स क्या हो गए, वो बाद में गए। तो ये भाई साहब इनका क्या नाम क्या है, एमाइड और पायरॉल। क्या नाम है इनका, एमाइड और पायरॉल। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं भूलेंगे, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, लेडीज फर्स्ट करना। अब इस लेडीज में कोई भी डेरिवेटिव भी आएगा तो एमाइड और पायरॉल से वो पहले ही जाएगा। भगवान ने चाहा तो इसी से आपको आंसर क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपको 4 स्ट्रक्चर देंगे। 4 स्ट्रक्चर में अगर एक लेडीज आ गए तो लेडीज को पहले कर देना, करेक्ट। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम कहीं अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को, बिल्कुल। आप अगर क्लास में होते तो मुस्कुरा रहे होते, मुझे पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस कहता है कि लेडीज फर्स्ट कहते समय आप हंसना शुरू कर देते हो, करेक्ट। लेकिन वो अपने संस्कार में भी लेना है। जैसे बस में बैठे हो, जा रहे हो, बैठे हो और पता चला कोई आपकी सिस्टर आ गई, कोई लड़की आ गई, तो कम से कम खड़े हो जाना चाहिए। कोई मदर आ गई किसी की, या किसी की कोई लेडी दिखी तो आप खड़े हो जाना चाहिए और उनको सीट
दे देना चाहिए। ठीक है बेटे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जांपल नंबर 8। हाँ तो एक चीज और, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा इसलिए क्योंकि मेरी गारंटी है कि इसी से आपको प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ये लेडीज फर्स्ट इसके लिए है। चलो आगे देखो, ये देखो ये आपके पास इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे पिप्रिडीन है, सॉरी पिरिडीन है, यहाँ भी पिरिडीन है, यहाँ भी पिरिडीन है, यहाँ भी पिरिडीन है, यहाँ भी पिरिडीन है। तो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp3 है। तो sp3 वाले को ज्यादा कर देना है और sp2 वाले को बाद में कर देना है। अब यहाँ सबका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अब देखिए ऊपर से क्या मिल रहा है, तो आपने कहा ऊपर से यहाँ प्लस m मिल रहा है, ऊपर से यहाँ प्लस m मिल रहा है, यहाँ भी ऊपर से क्या मिल रहा है? प्लस m मिल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो मेटा पे लगा रहा है, तो मेटा पे ये क्या करेगा? माइनस आई करेगा। मेटा पे क्या करेगा? माइनस आई करेगा। तो प्लस m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो सबसे टॉप पे तो हमने किसको कर दिया? फर्स्ट को। क्यों किया फर्स्ट को? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है और इनफैक्ट हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp3 है। इनका भी लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, बट हाइब्रिडाइजेशन इन लोगों का क्या होता है? sp2 होता है। तो माइनस आई की अगर हम बात करें, माइनस आई आप बच्चों को पता है sp2 की ज्यादा होती है, sp3 की कम होती है। तो पहले 1 चला गया, फिर उसके बाद ये प्लस m, ये प्लस m, इसका प्लस m ज्यादा 3 गया, फिर इसका प्लस m आया, प्लस m इसका आया तो इसका कर दिया 2 कर दिया। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है 4 कर दिया। अब मेटा पे माइनस आई लगता है, आई इफेक्ट लगता है, तो इसका आई इफेक्ट कम है, इसका आई इफेक्ट ज्यादा है। तो अब इसके बाद मैं किसको लूं? लास्ट वाले को लूं, 6th को लूं, क्योंकि उसका माइनस आई कम होता है और OH का माइनस आई क्या होता है? ज्यादा होता है। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 का ऑर्डर मैंने अब बच्चों को सिखाया। एग्जाम्पल नंबर 9th में देखो। अब 9th में देखो, 9th में ये एमाइड है, देखो एमाइड है, ये भी एमाइड है, चार्ज है। अब एमाइड, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, और ये क्या है बताओ? ये अमाइन टाइप का है। ये अमाइन देखो यहाँ पर है, यहाँ पे अमाइन है नहीं बताओ? तो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो इसको सबसे टॉप पे आना चाहिए कि इसका लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है। 3 नंबर को सेकंड नंबर को सबसे पहले किया, इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। और एमाइड में लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे लोन पेयर का रेजोनेंस ऊपर से भी होगा और कहाँ पे होगा? नीचे से भी होगा। तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? लीस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे लोन पेयर का रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन से होगा, तो 2 के बाद 3 आएगा एंड 3 के बाद क्या जाएगा? 1 जाएगा। करेक्ट बेटा? अगला एग्जाम्पल देखो, अगले एग्जाम्पल में फिर लेडीज फर्स्ट। ये देखो एनिलीन है, अमाइन टाइप का है, एमाइड है तो एमाइड को बाद में करो और इसको पहले करो। वैसे भी देखो ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये एमाइड रेजोनेंस कर रहा है, ये एमाइड रेजोनेंस कर रहा है, तो 1 को सबसे टॉप पे कर दिया। यहाँ पे लिखे 1 को बेटा सबसे टॉप पे कर दिया। अब 2 और 3 कैसे दिमाग लगाओगे? देखो इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, इसका भी लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है ना वो पीएच के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। तो ये पाई बॉन्ड किस में है बेटा? ये क्रॉस में चला गया। तो जब ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो इनके लोन पेयर से रेजोनेंस नहीं करेगा, और इन भाई साहब को एक तरफा रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे लीनियर कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है और यहाँ पे स्टेबिलिटी कम मिल रही है। तो 1 के बाद 2 गया और 2 के बाद क्या चला गया बेटे? 3 चला गया। अगले एग्जाम्पल में नोटिस करो, अगले एग्जाम्पल में फिर कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो पिप्रिडीन, ये देखो ये भी पिप्रिडीन जैसा, बट O ऊपर लगा है, ये O क्या कर रहा होगा? डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रोसेस है, माइनस आई कर रहा होगा। एनिलीन में रेजोनेंस हो रहा है, पिरिडीन में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और ये पायरोल बाद में ले जाना है, लेडीज फर्स्ट करो। सबसे टॉप पे तो ये पिप्रिडीन चला गया, 1 नंबर गया। 1 नंबर के बाद यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, 2 नंबर जाएगा, और देखो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है और इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है ना, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है बट इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। तो 2 के बाद क्या चला गया? 4 के बाद 3 एंड 3 के बाद 5, क्योंकि 5 में पायरोल का लोन पेयर एरोमेटिसिटी के लिए क्या है बेटे? रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। समझ पा रहे हो आपकी? नहीं समझ पा रहे हो? देखो इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, हाइब्रिडेशन sp3 इसका भी है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, बट यहाँ पर कोई माइनस आई का ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पे माइनस आई का ग्रुप लगा है, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, और इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, और इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। तो ये लास्ट में गया, ये सेकंड लास्ट में गया। अब बच्चे ये 3 लोग, इसको टॉप पे किया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन,
यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, इसको 3rd नंबर पे किया, इसको 2 नंबर पर, क्योंकि इसके sp3 नाइट्रोजन पर n का माइनस O का माइनस I लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप बच्चों के लिए एनिलीन एलिन एलिन सब जगह रेजोनेंस हो रहा है। अब आप इसके बारे में सोचना है आपको, ये भाई साहब क्या लोग कर रहे हैं, ये जो लगे हुए हैं ना, ये क्या कर रहे हैं। तो देखा, ये तो 1 2 3 पोजीशन पे लगातार हैं, तो ये क्या करेंगे बताओ, ये तो SIR करेंगे। अगर SIR करेंगे तो नाइट्रो में SIR, यहाँ पे देखो भयंकर SIR चल रहा है, यहाँ CN SIR नहीं, ओ CN लगा हुआ है, CN में नो SIR, तो CN क्या करेगा फिर -M करेगा, और ये -M नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि SIR में है, और यहाँ पे -M हो रहा है और यहाँ पे -M हो रहा है। तो मोस्ट बेसिक कौन जाएगा बताओ, यहाँ पे नाइट्रो SIR में चला गया, डबल मिथाइल फर्स्ट गया, फर्स्ट के बाद यहाँ पे -M हो रहा है, यहाँ पे -M हो रहा है, और ये मिथाइल मिथाइल प्लस I कर रहा होगा, तो 1 के बाद 2, आसान क्वेश्चन, 2 के बाद 3, एंड 3 के बाद क्या चला गया, 4 चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, अगेन 12 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट। ये देखो, n का लोन पेयर, n का लोन पेयर, यही n का लोन पेयर बेसिसिटी के लिए जिम्मेदार होगा। अगर n का लोन पेयर बेसिसिटी के लिए जिम्मेदार है तो देखते हैं कि सबसे बढ़िया रेजोनेंस कहाँ हो रहा है। तो आंसर आया सबसे बढ़िया रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ हो रहा है। इसका रेजोनेंस अगर यहाँ ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और ये तो SIR का ऑर्थो इफेक्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ये ऑर्थो इफेक्ट करने लगेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे लीस्ट जो होगा वो कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा। ठीक है भाई, तो 1 2 3 4 5 6, सबसे 6th, और उसके बाद क्या चला गया, 5 चला गया। अब इन दोनों में देखो, आपने +M का ऑर्डर पढ़ा है, NH2 NHR NR2, यानी NR2 में प्लस रेजोनेंस कम होता है, इसका मतलब NR2 के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटे, ज्यादा है। तो अब देखो NH2 NR2, इसका रेजोनेंस कम हो रहा है, इसका रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमें पहले करना चाहिए 3, और 3 के बाद क्या करना चाहिए, 4। अब बचा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे लोन पेयर का रेजोनेंस और कम हो गया है, और यहाँ पे रेजोनेंस और कम हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो SIR हो गया है, SIR। तो SIR से क्या होगा, n के लोन पेयर के लोन पेयर के रेजोनेंस करने की एबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको सबसे टॉप पे किया, और सेकंड नंबर को कहां पे किया, सेकंड नंबर पर किया। तो इस तरह से ऑर्डर आया। एक खास बात याद रखना, ऑर्थो, बच्चे कहते हैं सर ऑर्थो इफेक्ट यहां क्यों नहीं लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट के लिए जरूरी है, छोड़ो जरूरी, ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन में लगता है। एनिलीन में क्यों, देखो यहां ऑर्थो इफेक्ट लगा क्योंकि रेजोनेंस करने की एबिलिटी जितना यहां थी, रेजोनेंस करने की एबिलिटी उतनी है, बट यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। तो सिर्फ एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट शो करना, यहां पे ऑर्थो इफेक्ट मत करना, क्योंकि इसका रेजोनेंस करने की एबिलिटी और इसके रेजोनेंस करने की एबिलिटी देखो अलग अलग है। आ रही बात समझ में। तो ऑर्थो इफेक्ट की कंडीशन है कि एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट होता है, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट होता है, हर जगह ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना। याद रखना, कभी नहीं भूलना है, साइंस एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, जैसा वो मॉलिक्यूल बिहेव करता है वैसा कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से 12 क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट लिखाया। और एक चीज मैं और बताऊं, ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये बुक में लिखा हुआ है, इट इज 4000 टाइम्स more basic than aniline। अब सोच सकते हो आप, ये मैं 8 टाइम्स आपको याद नहीं करना है, लेकिन मैं बस आइडिया दे रहा हूं कि लोन पेयर के रेजोनेंस करने की एबिलिटी यहां बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में देखो, फिर एमाइड आ गया, ये एनिलीन आ गया, ये एमाइड आ गया, एमाइड आ गया। लेडीज फर्स्ट, तो इसको हमें सबसे पहले ले जाना है, सेकंड को। अब उसके बाद रेजोनेंस देखो बढ़िया कहां हो रहा है, यहाँ सबसे, यहाँ रेजोनेंस जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये बेंजीन से रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ कार्बोनिल से रेजोनेंस कर रहा है। आप कह सकते हो ये कार्बोनिल किस में है, क्रॉस में है। क्यों, क्योंकि ये तो इससे भी रेजोनेंस करेगा, इसलिए इसका लोन पेयर इसके रेजोनेंस करने, इसलिए इस लोन पेयर के रेजोनेंस करने की एबिलिटी इस कार्बोनिल से क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो उधर भी रेजोनेंस कर रहा है। और ये तो टॉप पे चला ही गया क्योंकि इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम होती है। इस पे देखो, इसका लोन पेयर बेटे इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम बचेगी। सबसे खतरनाक तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ भी एमाइड, डबल एमाइड है, डाई एमाइड है, इधर भी रेजोनेंस होगा। तो मुझे लगता है कि 2 को टॉप पे किया, उसके बाद फर्स्ट जाएगा, फिर उसके बाद 3 जाएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, 4th जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब कहीं लोन रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस करने की एबिलिटी n के साथ है। तो अमोनिया
और ये यहाँ पे डबल NH2 लगा है, तो एक NH2 को दूसरा NH2 क्या करेगा, माइनस आई करेगा, ये भी क्या करेगा, माइनस आई करेगा। तो ऑर्डर क्या चला गया, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ब्रिज हेड का नाइट्रोजन रेजोनेंस नहीं करता, नॉर्मल नाइट्रोजन क्या करता है, रेजोनेंस करता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए पहले की ज्यादा हो गई, सेकंड की कम हो गई। हम कह सकते हैं ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। यहां पर देखें अमोनिया, यहां पे देखें ऑक्सीजन, यहां पे सिंगल ऑक्सीजन, यहां पे प्लस आई लग रहा है। ईथर, ईथर में दो डायरेक्शन से प्लस आई लगता है। तो हमने बताया था आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया था, पीरियोडिक टेबल में जब बताया था कि एन को पहले एटम ढूंढो, तो सबसे पहले 1 को लिया, 1 के बाद 2 को लिया, और 2 के बाद किसको लिया बेटा, 3 को लिया। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए अमाइंस, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये भी 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। तो 2 डिग्री अमाइन विल बी ऑलवेज एट द टॉप। आपको बताया था 2 1 3 2 3 1। उसके बाद इसमें और इसमें यहां क्राउडिंग कम है, साइक्लिक कंपाउंड में क्राउडिंग कम होती है, ओपन चेन में क्राउडिंग ज्यादा होती है। साइक्लिक कंपाउंड में रोटेशन नहीं होता, और यहां पे आएगा पढ़ोगे अमाइन इन्वर्जन होता है। ये लोन पेयर क्राउडिंग में, अभी आप क्राउडिंग समझो, तो क्राउडिंग में है तो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 3 के बाद 2 जाएगा, और 2 के बाद क्या जाएगा बेटा, 1 जाएगा। आ रही बात समझ में। तो आप देखो एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट याद रखो कि अगर टर्शरी अमाइन साइक्लिक और ओपन चेन है, तो साइक्लिक अमाइन विल हैव मोर बेसिसिटी देन द ओपन चेन प्रोवाइडेड प्लस आई सेम। देखो टर्शरी यहां पे भी है, टर्शरी यहां पे भी है। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, को पिरिडीन है, यहां भी पिरिडीन है, यहां भी पिरिडीन है। तो अपना लोन किसी का भी लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अब इसने H+ से बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे H+ से बॉन्ड बनाया, यहाँ से H+ से बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे देखो H+ से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी थोड़ी स्लो होगी भाई। क्यों स्लो होगी, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग है, तो ओवरलैपिंग उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 गया, 1 के बाद 2 गया, और 2 के बाद क्या चला गया, 3 चला गया। करेक्ट। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन की बात करें तो पिरिडीन, ये देखो पिरिडीन, और ये पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। अब देखो दो, किसी का लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है, किसी का लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो इसमें और इसमें बढ़िया कौन जाएगा, ये, क्योंकि यहां पर एक नाइट्रोजन को दूसरा नाइट्रोजन क्या करेगा, माइनस आई करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखो ये प्लसियम कर रहा है, अगर ये प्लसियम करेगा, रेजोनेंस कर रहा है, इधर से रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इधर से रेजोनेंस हो रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव पे आएगा, देखो यहाँ पर आया, कार्बन पर आ गया, फिर यहाँ से रेजोनेंस किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, N पे चला गया। तो N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई। अगर N पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, तो आप बच्चों को सिखाया है कि चार्ज वाला बढ़िया बेस होगा देन दी अनचार्ज। तो सबसे पहले 3 को लिया, 3 के बाद 1 को, 1 और 2 में कैसे कंपेयर किया, एक नाइट्रोजन को दूसरा नाइट्रोजन माइनस आई कर रहा है, तो 3 के बाद 1 गया बेटा, और 1 के बाद क्या गया, 2 गया। ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी फिर से रिवाइज करते हैं। देखो लास्ट इस 19 क्वेश्चन में देखो, इसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो लेकिन इस लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पर यहां से प्लसियम मिल रहा है, और प्लसियम मिलता है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसमें चार्ज करेक्टर आएगा हाइब्रिड में, तो चार्ज वाला बढ़िया बेस होता है देन दी अनचार्ज। सेकंड में हमने बताया इस नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन माइनस आई करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कम हो, देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई नहीं आगे पीछे। यहाँ पे हमने और तो SIR की बात कर दिया, यहाँ पर हमने साइक्लिक और ओपन चेन में, ओपन चेन की ज्यादा होगी क्योंकि ओपन चेन में क्राउडिंग ज्यादा है। क्यों क्राउडिंग ज्यादा है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसमें और इसमें इसको ओपन कर दिया, तो यहाँ पे मिथाइल 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 है, और यहाँ पे मिथाइल हट करके हमने एक H हटा करके क्या कर दिया, यहाँ कंबाइन कर दिया है। करेक्ट। ऐसे इसने कर दिया, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपने देख ही लिया, सब बता ही दिया। ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब बेटा इस टॉपिक को मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगता है, और मैंने हम लोगों ने डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको एसिड अच्छी तरह से आता है, बेस अच्छी तरीके से आता है, उसके स्ट्रेंथ आता है, तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। करेक्ट। तो हेडिंग है हमारी फिजिबिलिटी ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन सा एसिड बेस रिएक्शन होगा और कौन सा एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। तो हेडिंग है हमारी फिजिबिलिटी ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन। करेक्ट। रिएक्शन करने का, एसिड बेस रिएक्शन करने का एक रूल है, हमेशा
स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से और बनाता है वीक एसिड और वीक बेस। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है जो अपना H+ जल्दी दे दे? स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है जो उस दिए हुए H को एट वंस स्ट्रांगली बॉन्ड बना ले? और बनाता क्या है? वीक एसिड बनाता है और वीक बेस बनाता है। रिवर्स रिएक्शन क्यों नहीं होता? वीक एसिड क्या होता है जो H+ ना दे, वीक बेस क्या होता है जो H+ ना ले या H+ से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना बनाए। तो वीक बेस और वीक एसिड कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन हमेशा कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और बनाएंगे वीक एसिड और वीक बेस। रूल्स जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस से और बनाएंगे वीक एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे से लिख दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस। मेरे ख्याल से समझ में बच्चों को बात आ गई। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? तो आपको पता है ना कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे मान लो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड है और इधर बेस जो है ना उसका कॉन्जुगेट एसिड बना दो और उन दोनों एसिड को कंपेयर कर लो। अगर ये वीक एसिड आ जाए और ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा और रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को बात? रिवर्स क्यों नहीं? जैसे वीक एसिड है ना, हमें कैसे पता चलेगा ये वीक एसिड वीक बेस है? एक एसिड पहचान जाओगे, जो बेस होगा ना, वीक बेस क्या होता है? वीक बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। नहीं, इस एसिड और इस एसिड को कंपेयर कर लो। जैसे मान लो कोई बोले इस रिएक्शन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। वीक एसिड का क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा। तो इसको और इसको कंपेयर कर लो। अगर ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है तो वीक का मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर जाएगा। रिवर्स मत करना। अब एक देखो, एक मैंने पूरे जो भी आप बच्चों को पढ़ाया है जो इंपॉर्टेंट है उन एसिड्स का Ka का ऑर्डर लिख दिया है। जैसे इनऑर्गेनिक एसिड्स से फॉर HCl, HF, HX, HNO3 जो भी है आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स की एसिडिटी ज्यादा होती है देन द सल्फोनिक, देन द पिक्रिक, देन द कार्बोक्सिलिक। अब यहां थोड़ा एक्सेप्शन है। पिक्रिक एसिड में क्या होता है बेटा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड। है तो ये फिनॉल, लेकिन इसकी एसिडिटी RC⸻OH से यानी एसिड से ज्यादा होती है, ध्यान देना। फिर उसके बाद फिनॉल को अब यहां लेकर के आए पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमने देखो क्या लिखा है? कार्बोनिक एसिड। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, बता रहा हूं आपको। ये कार्बोनिक एसिड आता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बाद। अब इसके बाद आता है मेटानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। कोई परेशानी नहीं, बता चुका हूं। वाटर अल्कोहल, क्यों? क्योंकि इसका प्लस आई लग रहा है। sp कार्बन सिखाया बच्चों को। अमोनिया, ये देखो अमोनिया। sp और sp2 के बीच में अमोनिया आएगा, जरूर याद रखना। और लास्ट में यहां पे क्या चला गया? sp3। ये मैंने ऑर्डर लिखाया एसिडिक स्ट्रेंथ का, जरूर याद रखना, बहुत सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब रूल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं आपसे कहूं HX और सल्फोनिक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? आप बोलोगे HX। सल्फोनिक एसिड वीक एसिड है। सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, जैसे कि RSO3 माइनस, H निकालोगे तो RSO3 माइनस, वो HX से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, आई एम सॉरी, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ROC3 माइनस HX से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग स्ट्रांग रिएक्शन कर जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, यहां सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड वीक एसिड है, पिक्रिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस H हटा दो तो यहां O माइनस बनेगा, वीक बेस हो, स्ट्रांग बेस हो जाएगा। स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड रिएक्शन कर जाएगा।
कुछ बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, इधर वाटर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल की अगर हम बात करें तो वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है और अल्कोहल कैसा एसिड है? वीक एसिड है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे इथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग होगा। इथॉक्साइड आयन इसके अल्कोहल के H को ले लेगा। लेकिन अगर हम बोलें ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो वीक बेस दैट इज NaOH इथाइल अल्कोहल के H को नहीं ले पाएगा, क्योंकि NaOH वीक बेस है और इथाइल अल्कोहल क्या है? वीक एसिड है। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को? क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स आप बच्चों को मिलेंगे, समझना है। एक और एग्जांपल फिर बताते हैं। और जैसे अमोनिया, अमोनिया इज अ वीक एसिड। किससे वीक एसिड है? इन लोगों से वीक एसिड है। तो अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस NH2-, इसका भी H लेगा, इसका भी H लेगा, इसका भी H लेगा, इसका भी H लेगा, सबका H लेगा। क्यों? क्योंकि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड से रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखो एक खास बात बता रहे हैं। आप देखिए यहां पे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। किससे वीक एसिड है? इन लोगों से वीक एसिड है। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। किसके रेस्पेक्ट में? इनके रेस्पेक्ट में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इनके H को लेकर के कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और जैसे कार्बोनिक एसिड बनेगा वो वीक एसिड है, वो टूट जाएगा CO2 और वाटर में, और CO2 की गैस निकलेगी। तो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कि विच अमंग्स द फॉलोइंग विल रिलीज CO2 गैस अमंग्स द फॉलोइंग व्हेन रिएक्टेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो मैंने अगला जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इससे स्ट्रॉन्ग जितने भी एसिड है उन सभी एसिड के H से रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा? CO2 की गैस निकालेगा। क्वेश्चन है विच अमंग्स द फॉलोइंग विल रिलीज CO2 गैस विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तो हिंट क्या जाएगा? ऑल द acids which are stronger than the carbonic acid will give CO2 gas after reaction with sodium bicarbonate solution। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का बेस है, सॉल्ट है, और कार्बोनिक एसिड अगर यहां है तो जो कि वीक तब होगा जब इधर वालों से कंपेयर करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट कभी मेटा नाइट्रोफिनॉल का H से रिएक्शन करके CO2 की गैस नहीं निकालेगा, फिनॉल से नहीं निकालेगा। एडवांस का क्वेश्चन है, फिनॉल से नहीं निकालेगा, क्योंकि फिनॉल वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, वीक और वीक आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां पे मैंने हिंट लिखा, हिंट देखो क्या लिखा? ऑल एसिड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन द carbonic acid will release CO2 gas with sodium bicarbonate solution। चलते देखते हैं। तो इसमें से इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम बन रही है। HCl से निकालेगा, फिनॉल से नहीं निकालेगा, क्योंकि फिनॉल कार्बोनिक एसिड के बाद है। सल्फोनिक एसिड से निकालेगा, क्रिसॉल से नहीं निकालेगा, क्योंकि फिनॉल में अगर हम मिथाइल लगा देंगे तो उसकी एसिडिटी और कम हो जाएगी, इससे नहीं निकालेगा। फिनॉल में अगर हम OCH3 लगा देंगे तो इससे नहीं निकालेगा और वीक हो जाएगा। F कार्बोनिक एसिड, ये गलत लिख दिया मैंने। कार्बोनिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। G की बात करो, H2SO4 से निकालेगा, क्योंकि H2SO4 यहां पर आएगा। एसिटिक एसिड से निकालेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड यहां पर आएगा। ये देखो, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से निकालेगा। सभी सारे एसिड से निकालता है, चाहे बेंजोइक एसिड के प्लस में लगा हो, माइनस में लगा हो, कुछ भी लगाओ। क्या इथाइल अल्कोहल से निकालेगा? नहीं, बिल्कुल इथाइल अल्कोहल से नहीं निकालेगा। स्क्वायरिक एसिड, दिस इज स्क्वायरिक एसिड, फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग दिस स्ट्रक्चर। स्क्वायरिक एसिड ये भी एक जिसमें भी आ जाए उससे भी निकालेगा। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को सिखाया कि सोडियम बाइकार्बोनेट किस किस तरह के एसिड से CO2 की गैस निकालेगा।
तो अभी जो मैंने आप बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाया उसी बेसिस पे कुछ रिएक्शंस करने आ रहे हैं। तो क्या है, विच एमंग्स द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस इज फिजिबल। रूल क्या है बेटा? रूल है कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से और क्या बनाएगा, वीक एसिड बनाएगा, और क्या बनाएगा, वीक बेस बनाएगा। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पहचानेंगे। एक शॉर्टकट तरीका भी है और 100% वो इम्प्लीमेंट होता है हर टाइप के एग्जाम्पल पे कि स्ट्रॉन्ग वाला वीक बनाएगा। जैसे कोई बोले कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाएगा, तो आप दोनों बोल देना स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाएगा, वीक एसिड बनाएगा। या बेस को कंपेयर करना है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएगा, वीक बेस बनाएगा। ये शॉर्टकट है। ये क्या है? शॉर्टकट है। आ रही बात समझ में? सच्चे माने में स्ट्रॉन्ग एसिड अगर H दे देगा तो उससे क्या मिलता है, वीक बेस मिलता है। लेकिन आप इस लफड़े में मत पड़ो, मैंने तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया। अभी आपको क्वेश्चन करना है कौन सा रिएक्शन फेजिबल होगा, कौन सा रिएक्शन फेजिबल नहीं होगा। तो रूल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाएगा, वीक एसिड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएगा, वीक बेस बनाएगा। आप रिएक्शन कर डालो। जैसे मान लीजिए पहला रिएक्शन है, पहला रिएक्शन में अगर रिएक्शन होता तो देखो, रिएक्शन अगर होता तो इसका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, मेटल पे प्लस होगा तो बगल वाले पे नेगेटिव होगा। इसका नेगेटिव चार्ज इसके H को लेगा। अगर इसका नेगेटिव चार्ज इसके H को ले ले बेटा, तो यहां पर देखो क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये H को उठा के हम यहां ट्रांसफर कर दें एसिड बेस, और यहां हमें क्या मिल गया, यहां में मिल गया C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे क्या गया, NO2। ये प्रोडक्ट बना अगर रिएक्शन होता तो। रूल क्या है, स्ट्रॉन्ग वाला वीक बनाएगा। अब देखो ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड, इस एसिड में नाइट्रो लगा है क्योंकि ये माइनस M करता है, तो ये एसिड कैसा एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। इसलिए ये रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन आप करा दीजिए। अगर रिएक्शन होता तो ये जो बेस है, ये जो O माइनस है, Na प्लस है, ये इसके H को उठा लेता ऐसे, ये इसके H को उठाएगा। एसिड बेस रिएक्शन, अगर एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो देखो फेनॉक्साइड बन गया, फेनॉल का H निकला तो हमें क्या मिला, फेनॉक्साइड मिल गया। O माइनस और Na इसके बगल आ जाएगा, Na प्लस, यहां पे भी Na प्लस आ जाएगा, Na प्लस यहां आ जाएगा, आयनिक बॉन्ड यहां बन रहा है, और प्लस यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां में मिलेगा, सॉरी यहां क्या मिलेगा, यहां जो H मिल लग गया तो ये फेनॉल के साथ यहां पे OCH3 लगा हुआ है। अब चेक करो, ये एसिड है, ये फिनॉल, ये पैरामेथॉक्सीफिनॉल। आप बच्चों को पता है कि ये प्लस M कर रहा है, और प्लस M वाला ग्रुप बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, यानी कि ये वीक एसिड है। और ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये रिएक्शन होगा, फिजिबल है। सेकंड रिएक्शन फिजिबल है भाई। थर्ड रिएक्शन में नोटिस करो, अगर ये रिएक्शन होता तो ये जो O माइनस है NaOH, इसके H को उठाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसके H को उठा लिया तो यहां मिला C2H5ONa प्लस वाटर। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। मैंने पहले सिखाया है, क्या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, नो। थर्ड रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। फोर्थ रिएक्शन, अगर रिएक्शन होता तो ये N माइनस इसके H को उठाता, इसके H को उठाता तो यहां क्या मिलता, C2H5ONa, और प्लस अमोनिया की क्या निकल गई बेटा, गैस निकल गई। अब देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये इथाइल अल्कोहल, ये अमोनिया। इथाइल अल्कोहल जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनिया कैसा एसिड है, वीक एसिड है। इसलिए रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये टर्मिनल काइन है NaNH2। अगर ये रिएक्शन होता तो ये Na इसके H को उठाता, और यहां पे मिलता हमें HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज, और Na प्लस आयनिक बॉन्ड के साथ यहां अटैच होता, और यहां मिलता अमोनिया की गैस। आप बच्चों को पता है कि एसिटिलीन, मैंने पहले ही ऑर्डर लिख दिया है, एसिटिलीन ये जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। इसका मतलब ये भी रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। मेरे ख्याल से समझ बात आ रही है बच्चों को। तो जो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिखाया है उस बेसिस पे उसको एनालाइज करिए, और फिर देखिए रूल क्या है कि जो वीक जो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अमोनिया,
और यहाँ पे RNH3+। अगर ये रिएक्शन होता, देखो ये बेस है ना भाई, ये क्या है, बेस है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एसिड है, इसके पास लोन पेयर है नहीं, तो ये एसिड है। तो अगर ये रिएक्शन होता तो बेस इसके H को ले लेता, तो यहां पे क्या मिलता, NH4+ और प्लस RNH2। अब बताओ रिएक्शन फेजिबल होगा कि नहीं होगा? ये बेस है और ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन ये जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई कर रहा है, तो ये वीक बेस हो गया। तो क्या वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा? आंसर है नो। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पिरिडीन है और ये एनिलीनियम आयन है, एनिलीनियम आयन। आप बच्चों को पता है कि ये तो एसिड बन जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, और ये क्या है, बेस है। रूल क्या है, स्ट्रॉन्ग वाला वीक बनाएगा। अगर रिएक्शन होता तो इसका H यहां चलाता, तो पिरिडीन से क्या बन जाता, पिरिडीनियम। ये देखो NH+ और प्लस एनिलीन को उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब बताओ ये दोनों बेस में कंपेयर करो, इन दोनों बेस में कंपेयर करो, तो ये बेस पिरिडीन और ये एनिलीन, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये क्या बन गया, वीक बेस बन गया। और ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये रिएक्शन फेजिबल है, स्ट्रॉन्ग वाला वीक बनाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्वानिडीन और ये क्या है, पिरिडीन। अगर रिएक्शन होता तो इसका H इधर चला जाता, तो यहां पे क्या, ग्वानिडीन फ्री हो गया। ये देखो NH और यहां पे NH2 और प्लस यहां पे हमें क्या मिल गया, पिरिडीनियम आयन। अब आप खुद बताओ, ग्वानिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजेनियस बेस, क्या पिरिडीन ग्वानिडीन को रिलीज करेगा? आंसर है नो, क्योंकि ये वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो रिएक्शन करा दीजिए, और रिएक्शन कराने के बाद आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग वाला क्या बनाएगा, वीक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, ये तो मैंने एसिड बेस रिएक्शन थोड़ी देर पहले कराया था। देयर आर 3 नाइट्रोजन्स, प्रोटोनेशन कहां पे होगा, जहां की बेसिटी ज्यादा होगी। तो अगर वो कहते कि प्रोडक्ट हमें ये मिल गया, NH+ और NH2 को वैसे लगा दीजिए और यहां पर पायरोल वाली रिंग को ऐसे छोड़ दीजिए, बताइए ये रिएक्शन फेजिबल है कि नहीं फेजिबल है? बिल्कुल फेजिबल है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये था, यहीं पर प्रोटोनेशन हुआ। अगर आपने यहां प्रोटोनेशन करा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, यहां प्रोटोनेशन करा दिया रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्लेस पे प्रोटोनेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पिरिडीन और ये है पायरोलिडीन। अब इस ये बेस है और ये देखो इसके बाद लोन पेयर नहीं है, तो ये एसिड है, इसके H को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहां पे देखो क्या मिल गया, पायरोल। यहां पे देखो क्या मिल गया, पायरोल, और प्लस यहां पे मिल गया पिरिडीनियम आयन। क्या मिल गया, पिरिडीनियम आयन। अब देखो ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास क्या है, बेस है, और यहां पे भी हमारे पास ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। आप बच्चे सोच रहे होंगे कि आप कैसे जल्दी से बेस बता दे रहे हो, कैसे इसको जल्दी से एसिड बता रहे हो। भाई बेस जो होते हैं जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसके पास तो नन लोन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, एसिड बन गया, तो ये क्या बन गया, बेस बन गया। तो अगर रिएक्शन होता तो ये पिरिडीन क्या पायरोल बनाएगा? यस बनाएगा। पिरिडीन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और पायरोल कैसा है, वीक बेस है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। तो बच्चों एक तरीका तो मैंने ये सिखाया कि स्ट्रॉन्ग वाला वीक बनाएगा। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से 2 एग्जांपल बताता हूं। देखिए ये वीक है, सॉरी ये बेंजोइक एसिड है और ये कंपाउंड है। तो आप बच्चों को करना क्या है कि इस जो बेस बना है इसका कॉन्जुगेट एसिड तलाश कर लो। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसका H यहां लगा दो। तो जब आप इसका H यहां लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाया है, ये पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया। अब इन दोनों एसिड को कंपेयर कर लो। अब देखो ये एसिड वीक एसिड होगा क्योंकि कोई माइनस का ग्रुप नहीं है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगा है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। क्या वीक वीक रिएक्शन करेगा? आंसर है नो। रिएक्शन हमेशा कौन करता है, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करता है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। इथाइल अल्कोहल NaMH, NaMH किसका बेस होगा बेटा, H लगा दो, वाटर का। अब बताइए वाटर और अल्कोहल में बढ़िया एसिड कौन है? मैंने बताया था वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है और अल्कोहल वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, और वीक देखो रिएक्शन नहीं करेगा। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे मान लो ये एसिटिलीन है,
ये NaNH2 है, तो NaNH2 का कॉन्जुगेट क्या बना लीजिए आप, एसिड बना लीजिए। तो यहां पे क्या मिल गया, अमोनिया। आप बताइए मुझे, अमोनिया और एसिटिलीन में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, एसिटिलीन। मैंने अभी ऑर्डर लिखा, अमोनिया वीक एसिड है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। फिर भी अगर आप बच्चों को कोई परेशानी है, अपने कंसर्न टीचर से पूछिए, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं 7976120418 पर। तो इस तरह से हमने एसिड खत्म किया, बेस खत्म किया और फिजिबिलिटी ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन किया, और अब बस लास्ट टॉपिक और बचा है, दैट इज टॉटोमेरिज। तो बच्चों आज जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं जीओसी का लास्ट टॉपिक है, दैट इज टॉटोमेरिज, करेक्ट। अब टॉटोमेरिज है क्या, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था। हमने कहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 5 कैटेगरीज है। पहला है चेन आइसोमर, दूसरा है पोजिशनल आइसोमर, तीसरा है फंक्शनल आइसोमर, फोर्थ है मेटामर, और फिफ्थ क्या था, टॉटोमर्स। तो टॉटोमर्स की बात हम आज करेंगे, क्योंकि टॉटोमर्स का रिलेशन एसिडिक स्ट्रेंथ से है। अब देखो टॉटोमर्स होता क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल से आप बच्चों को मैं सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंपाउंड है, पहले आप जस्ट एग्जाम्पल देखें, आप एग्जाम्पल 1, उसके बाद डिटेल में ऊपर जो लिखा है हम बात करेंगे। एसिटाइलडिहाइड है, करेक्ट, एसिटाइलडिहाइड। आप सारे बच्चों को पता है कि एसिटाइलडिहाइड का जो ये H है ना बेटा, वो क्या है, एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि आप एसिडिटी तो पढ़ ही चुके हो भाई। एसिडिटी क्या होती है, H निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस मस्ट बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर हम बेसिक मीडियम ले लें, बेस कैटलिस्ट है, तो बेस क्या करेगा, इसके H को लेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। अब OH माइनस ने अगर H को ले लिया तो देखो क्या मिल गया, कार्बेन आयन। क्या मिल गया बेटा, कार्बेन आयन। अब कार्बेन आयन देखो रेजोनेंस कर जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर गया, और O पर माइनस चार्ज आ गया। जब OH माइनस ने H को लिया, OH माइनस ने जब H को लिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। अब टेस्ट ट्यूब में क्या है कि नेगेटिव चार्ज कार्बन पर भी है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर भी है, और वाटर है। तो वाटर एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि वाटर का H एसिडिक है, एसिड बेस रिएक्शन फिर होगा। अगर कार्बन पर प्रोटोनेशन हो जाए तो फिर से ये बन जाएगा एसिटाइलडिहाइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन हो जाए तो क्या बन जाएगा, देखो इनॉल बन जाएगा। देखो ये रेजोनेंस करके यहां पाई बॉन्ड आ गया, और O के साथ H लगा दिया, और क्या मिल गया, इनॉल मिल गया। अब वाटर ने जब H दे दिया तो फिर OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। इस इनॉल का ये भी H क्या है बेटा, एसिडिक है। देखो अब बच्चों को पता है कि sp2 कार्बन का जो H होता है, OH होता है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। इसका H निकलेगा, OH माइनस इसके H को लेगा, ऊपर माइनस चार्ज आएगा, फिर ये माइनस चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। देखो फिर ये माइनस चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड इधर आया। हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज दो एटम के बीच में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ऑक्सीजन पर स्टेबलाइज्ड है, कार्बन पर स्टेबलाइज्ड है। वाटर फिर बना, वाटर बना तो वाटर का फिर से प्रोटोनेशन कहां पे होगा, या तो यहां पर होगा या तो यहां होगा। यहां पर होगा तो ये बन जाएगा, और यहां पर होगा तो ये बन जाएगा। OH माइनस फिर इसके H को उठाएगा, फिर कार्बन आयन बनेगा, रेजोनेंस करके O माइनस पर जाएगा। जब OH माइनस ने OH ले लिया तो वाटर बन गया। वाटर का प्रोटोनेशन यहां होगा तो फिर ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और वाटर का प्रोटोनेशन अगर यहां हो गया तो क्या बन गया, इनॉल फॉर्म हो गया। इस तरह से आप नोटिस क्या कर रहे हो, आप नोटिस बच्चे कर रहे हो कि ये जो एसिटाइलडिहाइड है ना, OH माइनस के प्रेजेंस में किसके फॉर्म में चला जा रहा है, sp2 कार्बन पर OH के फॉर्म में चला जा रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इनॉल। तो कहते हैं कि अगर हम अल्कली मीडियम ले लें या एसिडिक मीडियम कैटलिस्ट ले लें, एसिडिक मीडियम की मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा, अभी OH माइनस के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा कि OH माइनस की प्रेजेंस में ये एसिटाइलडिहाइड इस इनॉल के फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो रहा है। इस इनॉल भी अगर कहीं नेचर में, आपने पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ाया था, sp2 कार्बन पर OH बोला था अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि जो sp2 कार्बन का OH एसिडिक होता है, इसके H को लेगा, O पे माइनस चार्ज हो गया, भाग के यहाँ आएगा तो फिर प्रोटोनेशन यहाँ हो जाएगा, और फिर ये बन जाएगा, फिर इसका H। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी भाई। तो क्या होगा, क्या नोटिस कर रहे हो आप, एसिटाइलडिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है ना जो बेस की प्रेजेंस में
इनॉल में चेंज हो जाता है। इनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बेस के प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, लेकिन इसके बीच में दो इंटरमीडिएट मिलते हैं, कार्बन आयन और इसे बोलते हैं इनोलेट आयन। इनॉल का H निकालो तो इनोलेट आयन, और एसिटाल्डिहाइड का H निकालो तो कार्बन में माइनस चार्ज आता है तो क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। तो ये और ये यानी P, ये जो अगर इसको मैं P बोल लूं और इसको Q बोल लूं तो P एंड Q आर टॉटोमर्स। P एंड Q जो है बेटा वो क्या है, टॉटोमर्स। टॉटोमर्स का मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो एक दूसरे में बेस या एसिड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको R बोलें और इसको S बोलें तो R और S जो होगा वो तो होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। R और S जो होगा बेटा वो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कोई बोले टॉटोमर क्या है, तो आप बोलोगे टॉटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो OH माइनस या H+ की प्रेजेंस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं लिक्विड स्टेट में और या एक्वस स्टेट में। आ रही बात समझ में? तो देखो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है। बच्चे कहते हैं सर यहाँ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो इनॉल है, तो ये क्या फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं? नहीं, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, लेकिन वो फंक्शनल आइसोमर्स जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स बोलते हैं। तो क्लियर कट पिक्चर हमने बच्चों को दे दिया कि टॉटोमर्स आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच आर इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच एंड अदर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम। करेक्ट? तो अब टॉटोमर को चलो डिफाइन किया जाए। टॉटोमर को अगर 4 वर्ड्स आपको लिखना हो, 4 पॉइंट लिखने हो तो क्या लिखोगे? पहली पॉइंट लिखोगे टॉटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखो हमने लिख दिया टॉटोमर्स, पहला पॉइंट क्या लिखा, टॉटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, अब कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो बेस या H+ की प्रेजेंस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है इट इज द फिनोमिना इन विच अ मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन 2 or more than 2 interconvertible structures in aqueous oblique liquid state in the presence of catalyst OH माइनस और H+। जैसे मैंने देखो एसिटाल्डिहाइड लिया तो एसिटाल्डिहाइड OH माइनस की प्रेजेंस में इनॉल में चला जा रहा है। इनॉल भी OH माइनस की प्रेजेंस में किस में चला जाएगा, जब कार्बोनिल ग्रुप आए तो इसे क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म, इसे बोलेंगे इनॉल फॉर्म। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहा है दो स्ट्रक्चर में। आर कॉल्ड टॉटोमर्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर्स डिफर इन, टॉटोमर किस में डिफर करता है, कहते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन एटॉमिक न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे H कहाँ लगा है, क्या कार्बन पे लगा है, और यहाँ H कहाँ लगा है, ऑक्सीजन पे लगा है। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन एटॉमिक न्यूक्लियस जो जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स, और पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड की ओरिएंटेशन, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पलट दिया है कार्बन और कार्बन के बीच में है। देखो यहाँ पे H को उठा के O पे जोड़ दो और पाई बॉन्ड को पलट दो, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन को उठा के C पे जोड़ दो, पाई बॉन्ड को पलट दो, देखो ये बन जाएगा। तो टॉटोमर्स किस में डिफर करता है, टॉटोमर्स डिफर करता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन एटॉमिक न्यूक्लियस जो जनरली क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से एग्री कर रहे हो ना, कभी पाई बॉन्ड इधर है तो कभी पाई बॉन्ड इधर है, ऐसे पाई बॉन्ड इधर तो H इधर, पाई बॉन्ड इधर तो H इधर, पाई बॉन्ड इधर, कितना बढ़िया है, पाई बॉन्ड इधर तो H इधर, पाई बॉन्ड इधर तो H इधर, पाई बॉन्ड इधर तो H उधर। H को हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गया जो हमेशा एक दूसरे में क्या होगा, इंटर कन्वर्ट होता रहेगा, और इसी को बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी एग्जिस्ट हमेशा करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, टॉटोमर्स आर नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों टॉटोमर्स क्या होता है, टॉटोमर्स में तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसमें स्ट्रक्चर चेंज होगा, जबकि आपको पता है कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। तो ये देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो जो एटम जहां था वही है, बट पाई बॉन्ड सिर्फ क्या हो रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, आप नोटिस कर सकते हो। दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टॉटोमर्स रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों को। अब टॉटोमर्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो और अपने सिलेबस में जो है दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो हमने लिखा है बच्चों कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये लिखा है हमने
कीटोइनॉल टॉटोमेरिज। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज पाया जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन में। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, क्योंकि हाइड्रोजन का ही खेल है। अब आप बच्चों को पता है कि कहीं से H तब निकलेगा जब वो क्या हो, एसिडिक हो। समझे बच्चे कि नहीं समझे? टॉटोमर्स में ट्रांसफर मूवमेंट H का हो रहा है, किसी एटम से H तब निकलेगा जब वो H क्या हो, एसिडिक हो। तो देखो क्या लिखा है, प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप बच्चों को पता है कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन होते हैं, वो H होते हैं जिन जो निकलने के बाद क्या करे, रेजोनेंस करे वन एसिडिक हाइड्रोजन। और जनरली यहां लिख दें अल्फा H। जनरली कौन से H होते हैं, वो अल्फा H होते हैं, वही एसिडिक होता है। जैसे देखो एग्जांपल, एसिटाल्डिहाइड, यहां पे टॉटोमर करने वाले जो हाइड्रोजन से वो कितने हैं, 3 है। 3 हाइड्रोजन से वो क्या करेगा, टॉटोमर करेगा। यहां पे देखो ये अल्फा है, ये बीटा है। यहां पे टॉटोमर करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। टॉटोमर्स करने वाले अल्फा H की बात करें तो यहां पर क्या है बेटा, 2 है। यहां पे अल्फा H कितना है, 3 है। यहां पे देखो ये एसिटोफिनॉन है, इधर साइड तो नहीं है, यहां पे अल्फा H कितना है, 3 है। 3H से ये टॉटोमर करेगा। यहां पे देखो अल्फा H कितना है, 2 है। अल्फा H कितना है, 2 है। एसीटोन, एसीटोन में देखो दोनों साइड में अल्फा अल्फा है, तो यहां पे अल्फा H कितना है, 6 है। या टॉटोमर करने वाले हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं, 6 है। और यहां पर देखो टॉटोमर्स करने वाले हाइड्रोजन 3 इधर और 2 इधर, 3 + 2 कितने हो गए, 5 हो गए। टॉटोमर्स करने वाले जो हाइड्रोजन से बेटा वो कितने हैं, 5 है। देखो ये टॉटोमर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है। तो ये टॉटोमर फॉर्मल्डिहाइड टॉटोमर नहीं करेगा, बेंजल्डिहाइड टॉटोमर नहीं करेगा। इसमें अल्फा कार्बन तो है बट हाइड्रोजन को आपने हटा दिया, मिथाइल मिथाइल कर दिया, तो ये भी टॉटोमर नहीं करेगा। इसका नाम है बेंजोफिनॉन। क्या नाम है बेटा, बेंजोफिनॉन। इसमें भी अल्फा H है, ये भी टॉटोमर नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को सिखाया टॉटोमर क्या होते हैं। तो एक बार जल्दी समराइज करते हैं। टॉटोमर्स क्या होते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, बेस या H+ के प्रेजेंस में वो एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन तब होगा जब H निकलने के बाद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए और रेजोनेंस करे। तो देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, रेजोनेंस करके यहां पहुंच गया। अब नेगेटिव चार्ज 2 एटम पे रेजोनेंस कर रहा है, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे। तो कार्बन और ऑक्सीजन पे रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में सोचो तो कार्बन और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। कार्बन पे H लगा दोगे जो निकला था तो फिर बन जाएगा कीटो फॉर्म, और O पे लगा दोगे तो इनॉल फॉर्म। OH का H हटा के फिर O- बना दो, और इस तरीके से ये टॉटोमर की प्रोसेस चलती है। ये पहली सिंपल सी छोटी सी मैकेनिज्म है जिसको आप बच्चों ने सीखा। टॉटोमर्स आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। शॉर्टकट, आपको क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आप बच्चों को आता है कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमर करेगा, खत्म। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, वो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करेगा। अब बनाओगे कैसे, शॉर्टकट देखो, इससे बहुत आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम बन जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन को क्या लिखा है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ और पाई बॉन्ड को पलट दो। ये देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन ना, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ, पाई बॉन्ड को पलट दो। एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के कहां लगा दो, O पे लगा दो। एसिडिक हाइड्रोजन को आगे बढ़ा दो, पाई बॉन्ड को पलट दो। यहां पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन को इधर लगा दो, पाई बॉन्ड को पलट दो। यानी पाई बॉन्ड इधर है तो इधर करोगे तो एसिडिक हाइड्रोजन इधर जाएगा, पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो एसिडिक हाइड्रोजन इधर जाएगा। तो इसी प्रोसेस से हम आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स के साथ बहुत सारे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म आगे हम सिखाने वाले हैं।